हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। समर्थ एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यू जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 के चैप्टर 1 से है। ओके स्टूडेंट, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे या यहाँ पर उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय। जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो जितनी भी लैंड थी वो कौन ओन करता था? वो जो लैंड है वो ओन करी जाती थी बाय जमींदार्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या थी? What is the life expectancy of India during the British rule? जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया की ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो थी 44 इयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एचडीए इंडेक्स जब पढ़ते हैं उसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाती है कि मिनिमम कितने साल, ऑन एवरेज कितने साल एक इंडिविजुअल सरवाइव करता है अगर एवरेज लिया जाए सारी पॉपुलेशन का। तो उस टाइम पे क्या थी? हाई डेथ रेट थी, हाई बर्थ रेट थी, उसके साथ ही हाई डेथ रेट थी। तो जिसकी वजह से क्या था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी इंडिविजुअल की वो बहुत कम थी, मतलब 44 इयर्स थी। अभी कितनी हो गई है स्टूडेंट? अभी कुछ अराउंड हो गई है, आई थिंक 65 से 70 के बीच में है। करंट तो मुझे याद नहीं है, 68 समथिंग कुछ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरिंग colonial period ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी उसमें क्या शो किया गया था? जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया स्टूडेंट, तो उस टाइम पे क्या हो था? हाई बर्थ रेट। उस टाइम पे क्या था स्टूडेंट? हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट थी। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, क्या थी? अंडर डेवलप्ड थी। ये तो सीधी सी बात है। इंडिया की जो इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस के पहले कैसी थी? वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। उसके बाद आता है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल कब आया था स्टूडेंट? ये आया था 1869 में। कब आया था स्टूडेंट सुएज कैनाल? ये आया था 1869 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड सिग्निफिकेंस एस्टिमेट अबाउट नेशनल इनकम इन इंडिया इन ब्रिटिश पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि जो नेशनल इनकम जो है वो किसने कैलकुलेट करी थी इन इंडिया, किस टाइम पे? ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। तो देखो फंडले शेराज तो कहीं से भी नहीं होगा। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड दिया था फंडले शेराज ने, तो ये तो कहीं से भी नहीं होगा ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद आता है दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने, जब अपन सेंसस पढ़ते हैं उसके अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं, तो बचा VKR राव जो थे उन्होंने ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो एस्टिमेट दिया था नेशनल इनकम का वो दिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है ब्रिटिश पीरियड में, तो उसका आंसर होगा VKR राव। अब देखो ये जो है ये दोनों एक तरीके के हिस्ट्री का पार्ट है। तो तब इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ेंगे स्टूडेंट तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्यों नहीं है ये। उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड। इनमें से किन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूड होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड कहाँ होती है? ये सेकेंडरी सेक्टर में होती है, टर्शरी में तो नहीं होगी। टर्शरी में क्या हो जाती है? सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में क्या आती है? जो भी सर्विसेज होती है, जैसे कॉटन को आप कुछ चीज उगा रहे हो घर पे, या फिर तुम रॉ मटेरियल वगैरह जो सब ये वाली चीजें हैं वो सारी किस में आ जाएगी? प्राइमरी में। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके जो बन सकता है, जमशेदपुर। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज द टैक्स ऑन ड्यूटी ऑन इंपोर्ट कॉल्ड?
ये थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाता हुआ क्वेश्चन है। क्या जो टैक्स लगता है किसी इंपोर्ट ड्यूटी पे, जो टैक्स लगता है वो बेसिकली क्या होता है? देखो स्टूडेंट, एक्सपोर्ट होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा नहीं, कोटा और टैरिफ। कोटा कब लगता है? इंपोर्ट कोटा एक चीज होती है जब आपको किसी चीज की डंपिंग को रोकने के लिए, टू रिड्यूस टू, एक तरीके से इम्प्रोवाइजेशन है, इम्प्रोवाइजेशन टू रिड्यूस डंपिंग। तो गवर्नमेंट क्या है, एक कोटा असाइन कर देती है, ताकि उस कोटा के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ ऐसे ले लो कि कुछ यूनिट्स फिक्स्ड होती है या अमाउंट फिक्स्ड होता है, उतना ही आप किसी कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हो, आप डंप नहीं कर सकते। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देती हूँ। क्या हुआ था, जापान में जो माइक्रोचिप आती है ना, जो एक माइक्रोचिप आती है, वो जापान क्या हुआ था, ये मान लो यूएस में अगर वो $1 में मिल रही है तो 30 सेंट्स में जापान उसको क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था यूएस को, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूएस की जो माइक्रोचिप की वैल्यू है ना वो क्या हो गई, मतलब डिमांड जो है कम हो गई, वो लोग वो ज्यादा प्रेफर करने लगे जापान की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेमीकंडक्टर चिप का जो वो था ट्रेंड, यूएस का खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो गया, इससे डगमगा गया। तो यूएस ने क्या करा, इंपोर्ट कोटा लगा दिया जापान पे, बोला कि तुम अगर हमें चिप दोगे तो तुम इतने यूनिट तक ही हमें चिप सप्लाई कर सकते हो, उसके बाद तुम नहीं करोगे। उस चीज को रोकने के लिए या उसका मार्केट कैप्चराइजेशन दूसरी कंट्री का अपनी कंट्री में रोकने के लिए कोटास लगाए जाते हैं, इंपोर्ट कोटास लगाए जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। टैक्स ऑन ड्यूटी, टैक्स जो लगता है वो बेसिकली क्या होता है, टैरिफ। कोटा जो होता है वो क्वांटिटी के हिसाब से लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was the major occupation of eve of independence? ये भी इजी है स्टूडेंट। जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन किस चीज का था, एग्रीकल्चर का था अपने। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1907 में। टाटा की जो स्टील और आयरन कंपनी थी वो आई थी, कहाँ आई थी? द रोड विच वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, इंडिया के द्वारा जो रोड बिल्ट करी गई थी वो क्या थी, किस लिए करी गई थी? टू मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, सही बात है। ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड, ये भी सही है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल इंडिया का वो दूसरी कंट्री में भेजने के लिए भी क्या करा था रोड का, ब्रिटिश ने वो करा था। बट ऐसा कुछ था, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट फेमिनाइंस इन इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली ए एंड B. Now next question, the export surplus during British rule was used to make payment। जो एक्सपोर्ट में जो सरप्लस, एक्सपोर्ट में जो फायदा देखा जाता था ब्रिटिश के टाइम पे, वो यूज करा जाता था किसके लिए? तो पहला है टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, टू सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ये भी सही है। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी सही है। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हाई मोर्टेलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? मृत्यु दर, मतलब ज्यादा रेट से लोग मर रहे हैं। ये किसकी वजह से होती थी? इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, सही है। अकरेंस ऑफ फ्रिक्वेंट नेचुरल कैलामिटीज, इसका कोई रोल था? इसका कोई रोल था? बिल्कुल था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट थी वो क्या होती थी, कम थी, इन दो रीजन की वजह से, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज भी आती थी तो लोगों के पास क्या है, उससे निपटने के साधन नहीं थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो क्या थी? जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो तो थी 218 पर 1000, मतलब अगर कोई 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से 218 तो मर जाते थे इन्फेंट ही। अब देख लो कितना ज्यादा रेशियो हो गया, ठीक है। अभी तो ये बहुत कम हो गया।
एनएफएचएस की रिपोर्ट की बात करें, एनएफएचएस की रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अभी कितना चल रहा है 2.1, ठीक है। ये सब चीजें छोड़ो, चलो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए बने रहिए समर्थ एग्जाम प्रेप पे। थैंक यू वेरी मच।